अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सिंटैक्स बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। तो आपके पास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। आपके पास ये नीचे पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, आपने इनको इस तरह से सॉल्व करना है कि लास्ट में आपके पास लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट रह जाए। यानी कि आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पर देखें कि आप देखें थोड़ा सा यहाँ पर समझ लें, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर सिर्फ देखें कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल्स आपने डिस्कस करना है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि आपने इसको ऐसा कर देना है कि लास्ट में आपके पास क्या रह जाए, लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट रह जाए। ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। आपने इस तरह से सॉल्व करना है पोलिनोमियल्स को कि लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट रह जाए। तो पोलिनोमियल्स क्या होता है, तो पोलिनोमियल्स होता है कोई भी इक्वेशन है ना आपके पास, जैसे 2x प्लस 4y प्लस 3। ठीक है, अब ये है तो यहाँ पर x की पावर अगर मैं कर दूं 2x की पावर 4, यहाँ पर सॉरी इसको x ही रखें। ठीक है, एक ही पोलिनोमियल में लेकर चलें, इस तरह से कर लें आप। बेशक यहाँ पर x की पावर आप रखें 4 या 3 रख दें, और y की पावर आप कुछ भी रखें, 1 रखें या 2 रखें। ठीक है, इस तरह y स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया आपने। अब यहाँ पर पोलिनोमियल्स इसको मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पर वेरिएबल है उसकी पावर अगर 2 से ग्रेटर है, ठीक है, पावर ग्रेटर देन 2 है, उसकी एक्सपोनेंट ग्रेटर देन 2 है, तो वो जो है वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, पोलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, अगर पावर एग्जैक्टली 2 है तो वो लीनियर है, सॉरी पावर 1 है तो वो लीनियर है, पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, और अगर पावर 3 है यानी 2 से बड़ी है, 3, 4, 5 या सो ऑन जो भी है, तो वो आपके पास पोलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल हो गई। अब आपके पास इस फॉर्म में कह रहे हैं आपको इक्वेशंस दी गई होंगी। आप अगर अपनी बुक में देखें तो देखें यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 3 है। यहाँ पर भी आपके पास जो है ये तो और तरह से सॉल्व होगा, इसका और इसका तरीका एक है, ये भी मैं सॉल्व कराऊंगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर पावर क्या है, 3 है, तो अब पावर यानी 2 से ग्रेटर देन है, तो ये भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इस तरह आपने इनको इस तरह सॉल्व करना है, इन सबको, इन सारे पार्ट्स को, कि लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट बन जाए। तो अभी मैंने लीनियर की बात की कि लीनियर में क्या होता है, पावर होती है 1, ठीक है, पावर 1 होती है, तो यानी इस तरह से प्रोडक्ट बन जाए। ये हो गया, ब्रैकेट्स इसलिए लगाइए कि प्रोडक्ट के लिए। और अंदर इक्वेशंस किस टाइप की होंगी, जिनमें वेरिएबल की पावर, यही वाली इक्वेशन लिख देती हूँ, 2x प्लस 4y, और दोबारा से लिख दिया 2x प्लस 4y। समझ लें, एंड पे ये इक्वेशन बन गई है। तो अब देखिए वेरिएबल की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन होगी। और किस फॉर्म में है, ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशंस दी होंगी और आपने इस फॉर्म में जो है इसका आंसर लाना होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आप देख लें, क्वेश्चन को एक बार रीड करें। आई होप सो कि अभी आपके लिए इजी हो गया होगा। तो राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो आपको ये पोलिनोमियल्स दी गए हैं, आपने इनको ऐसा लिखना है, ऐसा बना देना है कि लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट बन जाए। तो इसका पार्ट 1 करते हैं, जो कि है z स्क्वायर प्लस 81 b स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका पार्ट 1 लिख लेती हूँ कि इसका पार्ट 1 है आपके पास z स्क्वायर प्लस 81 b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने देखिए यहाँ पर आपको तो पावर एग्जैक्टली 2 दी हुई है। इसका मतलब ये जो है इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, यहाँ पर आपने ये करना है कि कोई फॉर्मूला भी नहीं लग पा रहा है। यहाँ पर देखिए ये प्लस है, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कोई फार्मूला नहीं है। तो आप यहाँ पर ये करेंगे कि एक बार सोल्यूशन लिख के, पहले तो पहला काम तो आप ये किया करें, ठीक है, सोल्यूशन लिख के और क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लें। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि z स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप z स्क्वायर एज इट, आपको किसी तरह यहाँ माइनस लाना है, क्योंकि आपको पता है, आप यहाँ पर साइड पे फॉर्मूला लिख लें कि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट के, ये फॉर्मूला आपने बनाना है किसी तरह।
इसको जो है ना, इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऐसा करें कि z का स्क्वायर तो एज इट इज लिखें, ठीक है। आपको बीच में जो है ना माइनस चाहिए, तो आप क्या लगाएं, यहाँ माइनस लगा दें। अब यहाँ माइनस लगाया है, अब इस माइनस को प्लस करने के लिए ना मैं -1 से मल्टीप्लाई भी करवा देती हूँ। देखिए -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, मतलब 1 का तो कोई इशू नहीं है। अगर आप 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर आता है। अब 81 बी स्क्वायर फिलहाल आप ऐसे लिख दें, 81 बी स्क्वायर। देखिए वापस ऊपर वाला ही बन रहा है, सिर्फ मैंने चेंजिंग क्या की है, यहाँ पर माइनस लगा दिया और यहाँ -1, तो देखिए यही बन रहा है वापस। अगर मैं इसको दोबारा सॉल्व करूँ तो अब जो है मैं इनको भी स्क्वायर की फॉर्म में ले आती हूँ। यानी किस तरह से कि मैं ऐसा करती हूँ, आपको एक और फार्मूला यहाँ पर देखिए कि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के, ठीक है। अब जहां आपको -1 दिख रहा है वहां क्या लिख दें, आयोटा स्क्वायर। देखिए आपके पास ये अब कैसे सॉल्व होगा, z का स्क्वायर माइनस और ये -1 है तो इसकी जगह क्या लिख दूंगी, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब 81 को देखें तो 81 का स्क्वायर किसका होगा, 9, 9 सर आपके पास 81 होता है, तो आप 81 की जगह 9 का स्क्वायर लिख दें, सबको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, ठीक है। और b ऑलरेडी स्क्वायर में है तो आप b को लिख के और इस तरह से इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद आप क्या करें, यहां पर अब z स्क्वायर माइनस 9 b आयोटा, तीनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये आ गया 9 आयोटा बी। अब इसको आप सिंपल लिख सकते हैं कि आपके पास ये इक्वल है z स्क्वायर माइनस 9 आयोटा बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस ये पूरा जो है बी है और इसका स्क्वायर, तो किसके इक्वल है, इसको ओपन करें, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब आप यहाँ पर लिखें ए माइनस बी यानी z माइनस बी क्या है, 9 आयोटा बी, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा, ए प्लस बी यानी z प्लस 9 आयोटा बी, ठीक है। यहां तक आपके पास ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपके पास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। तो देखिए पार्ट 2 में आपको दिया हुआ है पोलिनोमियल फ्रैक्शन दी हुई है आपके पास z³ प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5, ठीक है। ये दिया हुआ है, आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि लीनियर फैक्टर्स का क्या बन जाए, प्रोडक्ट बन जाए। तो आपने जो लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया था तो आपने उसको भी इसी तरह ही सॉल्व किया है कि लीनियर फैक्टर का आपके पास प्रोडक्ट बन गया और आपको पता है अच्छे से कि लीनियर फैक्टर क्या होता है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया आपके पास, देखिए ये लीनियर फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, तो पावर वेरिएबल की क्या है, 1 है, तो ये लीनियर फैक्टर्स हैं दोनों। और लीनियर फैक्टर का यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट। तो एंड पे आंसर आपके पास लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट बन जाए। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप जो है क्वेश्चन को एज इट इज नीचे राइट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, z³ प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5, इस तरह से लिख लिया। अब आप जो है इस पूरे क्वेश्चन को जो है p ऑफ z के इक्वल ले लें। आप यहाँ लिखें कि लेट p ऑफ z इक्वल है, इसको ले लिया आपने कि z³ प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5। अब ऐसा क्यों किया, आप यहाँ देखिए मैंने इसको p ऑफ z के इक्वल ले लिया है, यानी कि आप ऐसा z की क्या वैल्यू पुट करें कि आपके पास ये इक्वेशन जो है वो किसके इक्वल आ जाए, ये पूरी 0 के इक्वल आ जाए। ये जो आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशन है 0 के इक्वल इसको आ जाना चाहिए। कैसे कि अगर मैं z यहाँ पर p ऑफ z की जगह 1 पुट करती हूँ, पुट हमने पता है क्या करना है, यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ कैसे पुट करना है और क्या पुट करना है। लास्ट फैक्टर आपने लिख रहे हैं, जैसे यहाँ लास्ट फैक्टर क्या है, 5 है। आपको पता है 5 किस किस के, 5 के जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, लास्ट नंबर 5 है और उसके फैक्टर्स देखने हैं आपने। तो एक तो 5 का फैक्टर आपके पास प्लस माइनस 1 है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 के टेबल में भी 5 आता है। और दूसरा 5 का फैक्टर क्या है, प्लस माइनस 5, 5 के अपने टेबल में भी 5 आता है, तो इसके 2 ही फैक्टर्स हैं। तो या तो +1 में ये पूरी 0 आ जाएगी या -1 में, अगर इनमें नहीं आती फिर हम जाएंगे 5 में, ठीक है। तो इस तरह करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको ये तो समझ आ गई, आपने पुट क्या करना है यहाँ z की वैल्यू। तो अब आप बारी बारी पुट करके चेक करेंगे कि
किस में आपके पास ये पूरी जो है एक्सप्रेशन ये जीरो हो रही है। तो अब ये जीरो कब होगी, जब आपके पास आप पी ऑफ जेड जो है कुछ भी ऐसा पुट करेंगे 1 -1 5 या -5 में से कि ये जो है जीरो हो जाए आपके पास। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर जेड इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, पहले मैं +1 पुट करने लगी हूँ। अब +1 जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करूंगी इस पूरी में, तो आपके पास ये क्या होगा, P ऑफ 1 हो जाएगा, P ऑफ Z, और ये इक्वल आ जाएगी Z का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 और 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 5। ठीक है, इस तरह हो गया। और P1 पे आपके पास ये क्या आया, 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 3 1 3 प्लस 1 - 5। क्या होगा यहाँ पर 3 1 और 1, ये आपके पास ओवरऑल क्या हो गया 5 - 5 इक्वल आ गया P ऑफ 1। ठीक है, P1 से मल्टीप्लाई आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास देखिए 5 - 5 क्या आ रहा है, 0, तो हो गई 0। इसका मतलब आपको आगे -1 या फिर +5 और -5 रखने की जरूरत नहीं है। आपके पास P ऑफ 1 पे ही आपके पास ये 0 आंसर आ गया है। इसका मतलब Z की वैल्यू क्या है, Z इज इक्वल्स टू 1 है। आपने एक वैल्यू निकाल ली, यानी एक फैक्टर निकाल लिया। अब अगर ये 1 इस तरफ पॉजिटिव है तो Z की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, इक्वल की दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास एक फैक्टर क्या आ जाएगा, Z -1, ये फैक्टर आ गया। और इसको आप आगे लिख देंगे, Z -1 इज द फैक्टर ऑफ, एक फैक्टर आपको मिल गया। ठीक है, फैक्टर ऑफ P ऑफ Z। P ऑफ Z का एक फैक्टर क्या है, Z -1। अब आपने आगे काम क्या करना है, नेक्स्ट जो है आपने ये करना है कि यहाँ पर आपने, जब आपको ये फैक्टर मिल जाता है ना, तो सबसे काम ज्यादा आसान हो जाता है। अब काम किस तरह से आसान हो गया, अब आप यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन का मेथड भी मैं आपको यहाँ पर सिखा देती हूँ। ठीक है, आप देखें, यहाँ आप लिख दें सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, अब आपने ये मेथड यूज करना है सिंथेटिक डिवीजन का। अब इस मेथड में बेसिकली आपने ये करना होता है यहाँ पर कि आप यहाँ पर इस तरह से एक लाइन लगा लें। ठीक है, यूं, और एक इस तरह से लाइन लगाएं। अच्छा, अब ये लाइन लगाने के बाद आपने जो काम करना है वो काम ये है कि आपके पास जो इक्वेशन है ना, जो आपके पास वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन थी, उसके जितने भी आपके पास यहाँ पर कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल से पहले लिखे होते हैं। ठीक है, वेरिएबल से पहले जो नंबर लिखा होगा वो आपके पास कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर सारे वो कोएफिशिएंट लिखने हैं। किस तरह से, जरा इस इक्वेशन को देखें, Z का कोएफिशिएंट क्या है, ये ओवरऑल ये इक्वेशन है। ठीक है, ये वाली, तो Z का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ लिख दें 1। फिर इसका Z² का कोएफिशिएंट क्या है, 3, आप यहाँ 3 लिखें। Z का कोएफिशिएंट क्या है, 1। फिर यहाँ पे -5 है तो आप -5 ही लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो आपने फैक्टर निकाला था, ठीक है, फैक्टर क्या निकाला था आपने, +1 निकाला था ना, ये आया था ना फैक्टर, तो यहाँ वो बाहर लिख देते हैं। ठीक है, जो आपके पास Z की वैल्यू आई थी उसको आपने यहाँ बाहर लिख देना है। अब सिंपल जो है आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये होता है, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि जो इस एक्सप्रेशन की कोएफिशिएंट थे वो यहाँ पर, और जो Z की वैल्यू आई वो यहाँ बाहर लिख दी। ठीक है, अब जो इसका पहला नंबर है इसको नीचे एज इट इज उतार देना है आपने, यहाँ पर इस तरह से 1 को नीचे उतार दिया। अब ये वाला जो बाहर नंबर है ना, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होता जाएगा और यहाँ आंसर लिखेंगे। फिर इन दोनों को ऐड, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ एक नंबर आएगा, दोबारा से ये 1 उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ अभी हम कर रहे हैं, साथ साथ देखें। 1 1 आपके पास क्या होगा, जो आंसर आएगा 1 1 1 होता है और वो इसके नीचे लिखना है। तो 1 1 1, 3 + 1 4। ठीक है, 1 4 4 होता है, दोबारा से इसके नीचे आंसर आएगा 4 + 1 5। 1 5 5 होता है, दोबारा से इसके नीचे आएगा -5 + 5। यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, हमेशा 0 बचना चाहिए। यहाँ पर अगर आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, इट्स मीन कि आपने ऊपर से अब तक का जो प्रोसीजर किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, आपके पास रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ तक का आपने सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस भी ठीक कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि अब यहाँ से भी आपको एक
और इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए एक तो आपके पास है z-1, उसको लिख दें कि p ऑफ z इक्वल है, इस तरह से लिखना है आपने। इसके बाद z-1, एक फैक्टर ये आया और दूसरा फैक्टर अभी हम बनाएंगे। देखिए किस तरह से, इसके जितने भी कोएफिशिएंट्स आए ना उनको लिख दें 1, 4, 5। तो आपके पास 1 है, फिर 4 है और फिर 5 है। ठीक है, 1, 4, 5 ये लिख दिया। इसके जो आंसर आते हैं ना उसको यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, दूसरा फैक्टर है ये। और फिर क्या करते हैं, जो आपके पास क्वेश्चन होता है ना उसमें से एक एक पावर कम करके लिख देते हैं वेरिएबल की। यहाँ पावर क्या थी, वेरिएबल की क्यूब थी ना, कम कर दे एक, यहाँ स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, 1 स्क्वायर z स्क्वायर, अब यहाँ स्क्वायर है तो z की एक वैल्यू आ जाएगी, पावर 1 हो जाएगी। तो यहाँ 1, क्योंकि वहां स्क्वायर थी तो यहाँ मैंने 1 लिख दी। ठीक है, z की वैल्यू। अब यहाँ पर z की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 0, यानी z होगा ही नहीं। और बीच में कुछ माइनस साइन नहीं आ रहा तो फिर प्लस साइन है। ठीक है, तो आपके पास ये दूसरा फैक्टर क्या बन गया, आपके पास 1 z स्क्वायर। ठीक है, यानी z स्क्वायर 1 आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 जो है, और ये ओवरऑल दोनों इक्वल है किसके, 0 के। ठीक है, एक तो आपके पास फैक्टर बिल्कुल लीनियर फैक्टर है। आपको प्रोडक्ट चाहिए था, मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन में कि आपको प्रोडक्ट चाहिए था, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था यहाँ पे इसी के 1 पार्ट में कि z-1 एक फैक्टर हो गया, और देखिए z की पावर 1 है तो ये लीनियर ही है, z की पावर 1 है तो ये लीनियर फैक्टर है। लेकिन ये तो लीनियर नहीं है, यहाँ पर z की पावर स्क्वायर है, इट्स मीन कि ये क्वाड्रेटिक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 है और ये इक्वल है 0 के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आगे मैं इसको सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो, यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे यहाँ पे करवाती हूँ। अब देखिए p ऑफ z आपके पास यहाँ तक आ गया। अब आपने ना इस वाली को सॉल्व करना है, इसको दोबारा से लीनियर फैक्टर में लाना है। देखिए ये लीनियर में आ गया ना, इसकी पावर 1 है। अब इसको सॉल्व करें तो इसको दोबारा लिखना है यहाँ पर z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 इक्वल है 0 के। अब यहाँ पर एक और फार्मूला आप लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, देखिए आप अगर इस इक्वेशन को गौर करें तो यहाँ पर आपके पास एक फार्मूला लग रहा है, और वो फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दें बाय यूजिंग, यहाँ पर आप हेडिंग दे दें। ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक। ठीक है, आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। अच्छा, जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है, यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देती हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या है, -b। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सिर्फ फार्मूला है आपके पास। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और आपके पास देखिए ये इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली जो हमारे पास बनी थी, ये इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल क्या है, z है। तो आप यहाँ पर z इज इक्वल्स टू कह दें। ठीक है, जो भी यहाँ वेरिएबल होगा ना उसके लिए आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो क्लियर है। उसके बाद आप देखें, आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट करें आपके पास b क्या है, a क्या है और c क्या है। तो आप याद रखें, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको समझा देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिकली क्या होती है आपके पास, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल है 0। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो a होता है, x स्क्वायर के साथ जो वेरिएबल होता है, नंबर होता है, ठीक है, x स्क्वायर के साथ, उसको कहते हैं a। जो खाली x के साथ नंबर होता है उसको कहते हैं b, और जो सिर्फ कोएफिशिएंट होता है उसको कहते हैं c। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे x स्क्वायर था, ये x स्क्वायर है यानी z स्क्वायर है, तो इसके पीछे क्या था, a होता है, तो इसके पीछे क्या है, 1 है। तो आपके पास a यहाँ पे क्या है, आप यहाँ लिख दें कि a मेरे पास क्या है, 1 है। अब b मैंने क्या बताया, x के पीछे जो नंबर होगा यानी z के पीछे जो नंबर है वो b है, तो b मेरे पास क्या है, 4 है। और c जो है, जो जो कांस्टेंट टर्म है वो c होती है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 5 है, तो c क्या है मेरे पास 5 है।
ठीक है, यहाँ तक आपने ए बी और सी भी फाइंड कर लिया। अब आगे आपने क्या करना है, यहाँ देखें, यहाँ तक आपने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पर सिंपली जो है इसको फॉर्मूला में पुट कर देना है। फॉर्मूला में किस तरह से पुट करेंगे कि z इक्वल है आपके पास माइनस बी, यानी माइनस एक माइनस तो फॉर्मूले का और b की जगह भी b की जगह -4 नहीं, ओनली 4 पॉजिटिव है ना आपके पास, तो माइनस फार्मूले का और b की जगह आपने +4 लिख दिया। फिर प्लस माइनस, अब अंडर रूट है तो आप भी अंडर रूट लगाएं, b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर 4, a क्या है आपके पास 1, c क्या है 5, ठीक है, ये आपने पुट कर दिया। और डिवाइड किससे हो रहा है, ये आपके पास ये डिवाइड हो रहा है 2a से, तो 2 और a आपके पास क्या है 1 है, तो 2a, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें आगे, तो आपके पास बाहर -4 आ जाएगा, ठीक है, बाहर यहाँ पर क्या आएगा -4, आपके पास z इक्वल है -4 प्लस माइनस, ठीक है, आगे आपके पास आएगा ये अंडर रूट 4 का स्क्वायर आएगा 16, ठीक है, और 4 5 आपके पास क्या आएगा -20, तो आपके पास क्या आ गया 16 -20, और नीचे आपके पास 2 1 2, तो आप यहाँ लिख दें, नीचे जो है आपके पास 2 आ रहा है, ठीक है, ऊपर आ गया 4 + -16। अच्छा, अब अंदर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 16 में से आपने 20 को माइनस करना है, और बाहर आपके पास -4 और नीचे 2 है, ठीक है, अपॉन में। अब z इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस, अब देखिए एक काम अंदर 16 - 20, ये तो माइनस का 4 हो गया है, और अपॉन 2 आपने ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ अंदर -2 हो गया। अब अगर किसी भी स्क्वायर रूट में मतलब कि आपके पास माइनस साइन आ जाए तो सॉल्व नहीं हो सकता, उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें इस माइनस साइन को खत्म करना होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट में आपके पास माइनस साइन आ गया, तो आपने इस माइनस साइन को क्या करना है, यहाँ पर खत्म करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अलग अलग लिख दें, जिस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है ना उसको अलग अलग से लिख दें। किस तरह से, इक्वल है -4 प्लस माइनस, देखें ये स्क्वायर रूट है ना, मुझे इस माइनस को खत्म करना है, मैं 4 पॉजिटिव का लिख दूंगी, और 4 के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई बाय -1, ऐसा ही है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करूं तो वापस -4 आ रहा है, और नीचे जो है मैं 2 एज इट इज लिख दूंगी। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करवा रही, मैं एक फार्मूला यहाँ पे लिख रही हूँ कि आयोटा स्क्वायर मेरे पास इक्वल होता है -1 के। जरा इस फार्मूले को आपने यहाँ पर यूज करना है। देखिए आयोटा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है -1 के, देखिए कहाँ आ रहा है आयोटा स्क्वायर, कहीं भी नहीं आ रहा, लेकिन -1 तो आ रहा है ना कहीं पे, देखिए यहाँ पर ये -1 है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगी, आयोटा स्क्वायर। देखिए z इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 एज इट इज, और साथ में आयोटा स्क्वायर भी लिख दिया, और डिवाइडेड बाय 2 ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये आपके पास मजीद इजी हो गया, और अब यहाँ पे आप -4 लिखें प्लस माइनस z इक्वल है, ठीक है, -4 प्लस माइनस z आपके पास आ गया, और इसको आगे आप लिखें कि यहाँ पर 4 किसका स्क्वायर है, चलो एक बार ब्रैकेट में ही लिख रही हूँ, 2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, ऐसा ही है, डिवाइडेड बाय 2। अब ये स्क्वायर भी इसको कैंसिल करेगा, ये आयोटा का स्क्वायर भी इसको कैंसिल करेगा, तो सिर्फ बाहर आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है, और नीचे 2 निकल आए स्क्वायर रूट से बाहर। तो इस तरह से अगर कभी भी स्क्वायर रूट में माइनस साइन आ जाए तो आप इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर परेशान होकर बैठ नहीं जाना, यानी कि आपने सोचना है कि कोई ना कोई फार्मूला तो लग रहा होगा ना यहाँ पर, तो जिस तरह से यहाँ पे फार्मूला लग रहा था तो हमने लगाया और इसको स्क्वायर रूट से निकाल लिया। अब आगे आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको जो है मजीद सॉल्व करना है कि आपके पास -4/2 यानी 2 इन दोनों के नीचे अलग अलग अगर आप अप्लाई कर दें तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप इस तरह कर सकते हैं कि 4 के नीचे 2 अलग से लिखते हैं और 2 के नीचे 2 अलग से लिखते हैं। तो z इक्वल्स टू -4/2 प्लस -2 आयोटा अपॉन 2, कैंसिल करें, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, क्या बच गया यहाँ से -2 प्लस -2 आयोटा, ठीक है, -2 प्लस -2 आयोटा आ गया, सॉरी प्लस -1 आयोटा, यहाँ पे सिर्फ आयोटा आ गया क्योंकि देखिए 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो यहाँ से तो 1 ही बच गया आपके पास।
तो आपके पास z इक्वल है, यहाँ पे आगे मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ कि z मेरे पास इक्वल आया है -2 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, 1 लिखें आप या ना लिखें एक ही बात है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अब z की वैल्यू आपके पास आ गई, अब इसको आप खोल के लिख दें, यानी 2 बार लिख दें, एक बार -2 प्लस आयोटा, एक बार -2 माइनस आयोटा। आप z की वैल्यू इस तरह लिख सकते हैं ना। तो इस तरह आपके पास आप यहाँ लिखेंगे कि z इक्वल है -2 प्लस आयोटा। ठीक है, एक तो ये आ गई, और दूसरा आप कहेंगे कि z इक्वल है, ठीक है, z इक्वल है -2 माइनस आयोटा के। ऐसा ही है, z की 2 वैल्यूज आ गई। अब देखिए z इसके इक्वल है ना। अब अगर मैं इन सबको एक तरफ ला के 0 की इक्वल कर दूं, इसको भी और इसको भी, तो आप देखें z -2 है ना, तो ये z की तरफ जाएगा, यानी इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये +2 हो जाएगा, ये प्लस आयोटा उस तरफ जाके माइनस आयोटा हो जाएगा। एक ये वैल्यू आ गई, और दूसरा यहाँ पे भी इसको लिख के दोनों को इक्वल्स टू 0 कर दूंगी। z, ये वाला z -2 इक्वल के इस तरफ आके +2 हो जाएगा, ये माइनस आयोटा इस तरफ आकर प्लस आयोटा हो जाएगा। तो z +2 माइनस आयोटा और z +2 प्लस आयोटा आ गया। तो ये आपके पास दोनों इक्वल आ गए, किसके, यानी 0 के इक्वल हैं। तो आप इन दोनों को जो है इक्वल्स टू 0 कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो आपके पास z की ये 2 वैल्यूज आ गई, जो कि देखें इन दोनों की पावर क्या है, लीनियर है, यानी 1 है। तो ये लीनियर प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स आ गए। इससे पहले आपने जो इसको सॉल्व किया था यहाँ पर देखें z-1 एक फैक्टर आया है, p ऑफ z का एक फैक्टर है z-1, p ऑफ z का जो दूसरा फैक्टर है p ऑफ z का, वो क्या है, ये 2 हैं। ठीक है, तो अब p ऑफ z आपके पास ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि p ऑफ z यानी p ऑफ z, इसके सारे फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं आपके पास। एक तो आ रहा है z, क्या आ रहा था लास्ट वन फैक्टर आपके पास, z प्लस यहाँ पर ये z-1। ठीक है, आप यहाँ लिखें, एक फैक्टर आ रहा था आपके पास z-1, दूसरा फैक्टर आ रहा है z+2 माइनस आयोटा, और तीसरा फैक्टर आ रहा है z+2 प्लस आयोटा। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स आ गए, और यही आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है।